सभी अभिभावकों एवं सभी बच्चों को उज्ज्वल क्लासेज की ओर से मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमावत। आपने विगत वीडियो के अंदर पढ़ा था परावर्त्य आधारित विधि की सहायता से भाग संक्रिया करना, और आज हम पढ़ेंगे दवजांक विधि की सहायता से भाग संक्रिया ज्ञात करना। ये विधि होती है बहुत ही यूजफुल विधि है और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट विधि है। और इस बार जो न्यू सेशन है हमारा 2020-21 उसमें आने की संभावना भी इस विधि में से पूरे % आने की संभावना बनती है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। इस विधि को हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। इसके जो नियम है, इसके रूल्स है भाग देने के, वो हम एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं अपनी बुक का। अपनी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो सॉल्व करते हैं और उसी के साथ इस विधि का जो मेथड है वो भी समझते हैं। 4532 में 112 का भाग देना है। 4532 में 112 का भाग देना है, भाग 112। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, ये बुक का क्वेश्चन नंबर 12 है। दोस्तों, आपको 4532 में 112 का भाग देना है यहाँ पे। और कौन सी विधि की सहायता से कर रहे हैं? दवजांक विधि की सहायता से हम इस प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं। तो इसमें एक तरीका तो वो का वही है, हम जो लेफ़्ट साइड में अपना कॉपी का जो पृष्ठ होता है उसको 2 ऊर्ध्वाधर लाइनों के द्वारा 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। ये आपका प्रथम खंड रहेगा, प्रथम खंड। ये द्वितीय खंड हो गया आपका, द्वितीय खंड। ओके, और ये तृतीय खंड। ठीक है, ये प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड हमने बना लिए हैं। उसके बाद में इसकी जो प्रोसेस क्या है वो समझते हैं। देखो, संकेत होते हैं वो इधर संकेत लिख लेंगे हम। संकेत काफ़ी लंबे चलेंगे, इसमें संकेत ज़्यादा आते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी के नीचे भी लिख सकते हो। जैसे आपका ये पृष्ठ है दोस्तों, आपका ये पृष्ठ है, आपने भाग संक्रिया यहाँ पे की है तो संकेत यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। आप नीचे से संकेत लिख सकते हो। मैं साइड में इधर संकेत लिख रहा हूँ। संकेत सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा जो भाजक होता है उसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाजक क्या है। भाजक हमारा है 112 और भाज्य क्या है? भाज्य है यहाँ पे 4532। ये दोनों हमने लिख लिए हैं, भाज्य और भाजक। ये तो आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा कि भाज्य और भाजक तो वहाँ से पता लग जाता है। ठीक है, भाज्य और भाजक का तो पता लग जाता है। इसमें जो मुख्य भाग है प्रथम खंड, ठीक है, जो प्रथम खंड है उसमें मान कैसे रखे जाएंगे ये समझते हैं हम। जो यहाँ पे आपको ये भाजक दिख रहा है, इस भाजक को 2 भागों में बांट लिया जाता है। ठीक है, इस भाजक को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक भाग उसका दवजांक कहलाता है, दूसरा भाग उसका मुख्यांक कहलाता है। अब समझते हैं दवजांक और मुख्यांक कैसे लेंगे। इकाई की ओर से जो भाजक है हमारा, उसमें इकाई की ओर से आप 1 अंक ले सकते हो या 1 से अधिक अंक भी ले सकते हो। आपको इन अंकों को 2 जगह डिवाइड करना है। इकाई की ओर से आप यदि 1 अंक ले रहे हो या 2 अंक ले रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? आपका दवजांक कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं इकाई की ओर से 1 अंक ले रहा हूँ, ठीक है, इकाई की ओर से 1 अंक ले रहा हूँ तो वो क्या बनेगा? हमारा 2 बनेगा। इकाई की ओर से मैं क्या ले रहा हूँ? 1 अंक ले रहा हूँ, ये वाला, तो ये क्या बन जाता है? दवजांक बन जाता है। दवजांक हमारा 2 हो गया। इकाई की ओर से आपने भाजक में इकाई की ओर से 1 अंक या 1 से अधिक अंक आप सुविधा अनुसार ले सकते हो। ठीक है, वो समझ में आएगा आपको नेक्स्ट स्टेप में कि आपको 1 कब लेना है, 2 अंक कब लेने हैं, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे 1 अंक ले लिया है तो ये दवजांक बन गया है, और जो शेष अंक बच रहे हैं हमारे वो क्या बन जाएंगे? मुख्यांक बन जाएंगे। मुख्यांक, तो मुख्यांक क्या हो गया अभी? 11 हो गया। जो ये मुख्यांक है यही भाग संक्रिया को संपन्न करेगा। यहाँ पे जो मुख्यांक आ रहा है इसका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये मुख्यांक की सहायता से भाग संक्रिया संपन्न होगी। तो जो मुख्यांक होता है उसका पहाड़ा आपको आना चाहिए, यानी कि आपने जो भी मुख्यांक में अंक लिया है, ठीक है, उसका पहाड़ा इजी वे में आपको आना चाहिए। तो हम सुविधा अनुसार ले लेते हैं।
ठीक है। ध्वजांक 1 अंक का और मुख्यांक हमने 2 अंक का ले लिया है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी हमारी संख्या 3 अंकों की है तो आप हो सके जहाँ तक अपनी बुक में प्रश्न है, आप ध्वजांक को 1 ही अंक का लेने का प्रयास करना और मुख्यांक को 2 अंकों का लेने का प्रयास करना, ठीक है। इससे प्रश्न काफ़ी इजी भी रहेगा और सुविधा भी रहेगी। चलो एक प्रश्न हम सॉल्व कर लेते हैं। मुख्यांक और ध्वजांक पहचानना आ गया होगा। जो भाजक होता है उसमें इकाई की ओर से 1 अंक या 1 से अधिक अंक लेकर हम ध्वजांक बनाते हैं और शेष अंक जो बचते हैं वो मुख्यांक कहलाता है। अब इनको कैसे लिखना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहले यहाँ पे आता है ध्वजांक, एक बार नोट कर लेना आप ध्वजांक, और यहाँ पे आएगा मुख्यांक। देखो ये ध्वजांक और जो मुख्यांक मैंने लिखा है, ये मुख्यांक के ऊपर ध्वजांक घात की तरह आपको नज़र आ रही है, यानी कि यहाँ पे नीचे मुख्यांक आएगा और ऊपर ध्वजांक आएगा। तो ये ध्वजांक जो आप देख रहे हो बिल्कुल ऊपर ना होकर, मुख्यांक के बिल्कुल ऊपर ना होकर एक घात के रूप में आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको दोनों वैल्यू रखनी है। जैसे मैं रखूँ ध्वजांक का मान क्या है 2 है, तो यहाँ पे मैं क्या रख दूँगा 2, और मुख्यांक का मान क्या है भाई 11 है, तो यहाँ पे मैं क्या रख दूँगा 11 रख दूँगा। इतना मैटर समझ में आ गया होगा आपको कि मुख्यांक और ध्वजांक कैसे पहचाने जाते हैं। उसके बाद में तृतीय खंड में कितने अंक आएंगे, जैसे हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आधार में 2 जीरो हैं तो भाज्य के 2 अंक लिख दिए जाते हैं इकाई की ओर से, ठीक है। यहाँ पे आधार वाली तो बात ही नहीं है, यहाँ पे ध्वजांक और मुख्यांक में बात टिकी हुई है। तो आपने ध्वजांक में जितने अंक है, आपके ध्वजांक में जितने अंक हैं उतने ही अंक आपको यहाँ पे लेने हैं। किसके? भाज्य के। तो भाज्य हमारा ये है 4532 है और ध्वजांक में हमारे पास केवल 1 अंक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इकाई की ओर से 1 अंक यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया 2, इकाई की ओर से 2 ही तो है भाई। 4532 में इकाई की ओर से अंक क्या है 2 है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 2 लिख दिया। अब जो जितने भी शेष अंक बच रहे हैं भाज्य के वो द्वितीय खंड में आ जाएंगे। तो द्वितीय खंड में मैंने क्या लिख दिया, देखो थोड़ा सा गैप दे के आपको लिखना है। यहाँ पे 4, 5 और 3, तो ये 2 तो इधर आ ही गया, तो यहाँ पे ये अपना मैटर पूरा हो गया है। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। उसके बाद में हम जो प्रोसेस है उसको समझते हैं। अगली प्रोसेस क्या है, ठीक है। ऐसे लाइन खींच लेंगे। अब संकेत स्टार्ट होंगे, इसमें संकेत थोड़े ज़्यादा हैं। नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं हम। नंबर 1 जो संकेत है वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो 11 है ये मुख्यांक है आपका। अब 11 का भाग आपको इसमें देना है। जैसे यहाँ पे 4 दिख रहा है पहला अंक, तो 4 में तो जाता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे ये 2 अंक ले लेंगे, 4 और 1 5, तो 45 बनेगा। तो 45 में हम क्या करेंगे, मुख्यांक का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, मुख्यांक का, यानी कि 11 का भाग देंगे। सबसे पहली प्रोसेस हमारी क्या बनेगी, यहाँ पे 45 में आप भाग दोगे किसका, 45 में भाग दोगे 11 का, और 11 क्या आपका मुख्यांक है। 11 क्या है, मुख्यांक है। तो आप 11 का भाग दोगे तो भाग कितनी बार जा रहा है भाई, भागफल क्या आएगा, यानी कि गिर चौक 44 कितनी बार भाग जा रहा है भाई, 4 बार भाग जा रहा है। तो भागफल 4 आ गया। और शेषफल क्या आएगा भाई, शेषफल क्या होगा बच्चों, जब 11 का भाग आप 45 में दे रहे हो तो शेषफल क्या आएगा 4। शेषफल क्या आ गया 4। तो भाग जितनी बार आपका जा रहा है वो भागफल वाले खंड में लिखना है, यानी कि द्वितीय खंड में लिखना है। कितनी बार भाग गया आपका, 4 बार गया, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब जो शेषफल बचा है, शेषफल क्या बचा था, 4 बचा था, शेषफल क्या था 4 था। इस 4 को कहाँ पे लिखना है वो देखना। हमने 45 के साथ संक्रिया करवाई थी, तो अगला अंक क्या है हमारा 3 है। तो इस 3 से पहले और 5 से बाद में, यानी कि 3 से पहले, थोड़ा सा 3 से पहले और इसके नीचे यहाँ पे आपको लिखना है। समझना है इस बात को। जो शेषफल बच रहा था, जहाँ तक हमारी संक्रिया हो गई थी, उसके बाद में जो अंक है उसे जस्ट पहले लिखना है, ठीक है, और थोड़ा नीचे लिखना है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल साफ दिख रहा होगा बोर्ड पे। 4 को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये 4 है ना, 3 के साथ मिलेगा तो 43 बन जाएगा। तो यहाँ पे जो नया भाज्य आएगा हमारा, देखो यहाँ पे नंबर 2 लगा रहा हूँ मैं। इतनी प्रोसेस हो गई, आपको आगे कुछ नहीं लिखना है। नया जो भाज्य आएगा, नया भाज्य जो कि क्या आया है हमारा यहाँ पे 43 आया है, 43, ठीक है। नया भाज्य क्या आ गया, 43 आ गया है। अब जो नया भाज्य आता है उसको संशोधित भाज्य में बदलना होता है दोस्तों।
अब समस्या ये आएगी कि सर नए भाज्य को संशोधित भाज्य में कैसे बदला जाता है, तो हम उसका फार्मूला लिखते हैं। ये फार्मूला आपको याद करना है बच्चों। संशोधित भाज्य का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, देखो, नया भाज्य माइनस ध्वजांक गुणा में क्या आता है, भागफल। नया भाज्य माइनस ध्वजांक और गुणा में क्या आएगा, भागफल। देखो अब जो संशोधित भाज्य आ रहा है वो क्या बनेगा भाई, नया भाज्य यहाँ पे रख देंगे 43 माइनस ध्वजांक। ध्वजांक का मान क्या है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो ध्वजांक है, और आपने ऊपर भी बता रखा है कि ध्वजांक क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। फिर गुणा का चिन्ह है, भागफल का मतलब आपका जो भागफल आया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 आया था, आपने यहाँ पर भी लिख रखा है, आप यहाँ से देख के भी लिख सकते हो। इतना हो गया। उसके बाद में तो गुणा भाग ही तो करना है। 43 में से क्या घटाना है दोस्तों, 2 × 4 यानी कि 8 घटाना है। 43 में से 8 घटाओगे तो क्या आएगा, 35 आएगा। क्या आएगा, 35 आएगा। अब हमारा क्या आ गया, संशोधित भाज्य आ गया। संशोधित भाज्य आते ही फिर हम नंबर 3 लगाएंगे, और नंबर 3 में क्या लिखेंगे, संशोधित भाज्य में हम किसका भाग देंगे, फिर से मुख्यांक का भाग देंगे। जो संशोधित भाज्य आया है उसमें हम किसका भाग देंगे, मुख्यांक का भाग देंगे 11 का। मुख्यांक क्या है भाई, 11 है, तो 11 का भाग दोगे तो भागफल क्या आएगा, भागफल क्या होगा, देखो भाग दो, 11 एकम 11, गिरदुना 22, गिरतिया 33, 3 बार जाएगा। शेषफल क्या बचेगा भाई, शेषफल क्या बचेगा, 33 आ रहा है ना, 3 बार बोलने पर क्या आएगा 33, और यहाँ पे क्या है 35, तो शेषफल क्या बच गया, 2 बच गया। देखो भागफल को हम द्वितीय खंड में नीचे लिखेंगे, जो कि 3 आया तो यहाँ पे 3 लिख दिया, और शेषफल होता है वो अगले अंक, यानी कि 43 तक तो चला गया था मामला। अब अगला अंक क्या है, 2 है, तो 2 से थोड़ा पहले और इसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, लास्ट तक हम पहुँच गए, लास्ट अंक तक पहुँच गए हैं। देखो यहाँ पे लास्ट अंक 2 था और इसके नज़दीक हम पहुँच चुके हैं। अब हमारी प्रोसेस लगभग पूरी हो गई है। अब यहाँ पे हमारे पास जो नया भाज्य है वो क्या बन गया, ठीक है, नया भाज्य क्या बन गया भाई। इतना करने के बाद में यहाँ पे लिखेंगे हम नया भाज्य क्या बनेगा, नया भाज्य हमारा क्या बन रहा है 22। क्या बन रहा है 22। देखो लास्ट अंक के बाद में हम जब लास्ट अंक तक पहुंच जाते हैं तो नया भाज्य जो आ रहा है 22 उसको संशोधित भाज्य में बदलते हैं। उस केस में जो संशोधित भाज्य आता है वही आपका शेषफल होता है। तो यहाँ पे शेषफल क्या आएगा, देखो शेषफल कैसे निकलेगा, इस नया भाज्य की सहायता से आप जो संशोधित भाज्य निकालोगे वही क्या होगा, शेषफल होगा। तो संशोधित भाज्य का जो सूत्र था वो क्या था, नया भाज्य यहाँ पे 22 आया है, अपने प्रश्न में 22 रखेंगे। ध्वजांक का मान कितना है, ध्वजांक तो 2 ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। पूरे प्रश्न में जो यहाँ पे लिखा था आपने वही ध्वजांक रहेगा। भागफल बदल गया है। भागफल क्या आया था हमारे ऊपर, देखो भागफल क्या रखा है, 3 आ रखा है। तो 22 माइनस 3 दूनी 6, 22 में से 6 गए तो क्या बचा भाई, 22 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा 16। तो शेषफल क्या आ गया हमारे 16 आ गया। शेषफल क्या आ गया 16 आ गया। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न कंप्लीट होता है। ठीक है, प्रश्न क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जो आ रहा है वो क्या है आपका भागफल, यहाँ जो आ रहा है वो क्या है भागफल, और यहाँ पे जो आ रहा है वो क्या है शेषफल। बच्चों आप यहाँ पे लिख सकते हो भागफल क्या है आपके, भागफल क्या है भाई 43, और शेषफल क्या है शेषफल क्या है भाई 16। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। 43 और 16 कंप्लीट आंसर हो गया है बच्चों, और ये प्रश्न कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो हम एक क्वेश्चन ऐसा ही और करते हैं अपनी बुक का। क्वेश्चन नंबर 13 है 1234 में आपको 42 का भाग देना है। 1234 में किसका भाग देना है, 1234 में 42 का भाग देना है।
किस विधि की सहायता से? दवजांक विधि की सहायता से। तो हम ये कॉलम तो ऐसे कि ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। संकेत वगैरह बदलेंगे तो उनको बदल देते हैं। ये वाला कॉलम आप कॉपी में बना लो, ठीक है। यहाँ पे हम संकेतों को बदलेंगे क्योंकि आंकड़े बदल गए हैं, तो अब संकेतों में जो मान आएगा वो भी बदलेगा ना। तो यहाँ पे संकेत हम दोबारा से लिखेंगे, फॉर्मेट तो वही रहने वाला है, तो फॉर्मेट को मैंने वैसे कि वैसे रख लिया है, ठीक है ना। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भाज्य और भाजक को पहचान लेते हैं प्रश्न में देख के। देखो आप प्रश्न में देख रहे हो, यहाँ पे भाज्य क्या है अपना? भाज्य क्या है? 1234 है। भाज्य क्या है? 1234 है। और भाजक क्या है भाई? भाजक क्या है? 42 है। भाजक क्या है? 42 है। इतना आपने कर दिया है। उसके बाद में हमें ध्वजांक और मुख्यांक की आवश्यकता पड़ती है। ध्वजांक और मुख्यांक इसकी सहायता से निकलते हैं, भाजक की सहायता से। भाजक जो दे रखा है 42 है। भाजक का इकाई का अंक या इकाई के साथ आप अन्य अंक भी ले सकते हो। कहने का मतलब इकाई की ओर से एक अंक या एक से अधिक अंक लेकर हम क्या बनाते हैं? ध्वजांक बनाते हैं, ठीक है। जो भाजक होता है उसके दो टुकड़े करने होते हैं, एक हिस्सा ध्वजांक और दूसरा जो बचेगा वो क्या होगा? मुख्यांक होता है। तो ध्वजांक क्या होता है? मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चों आपको, सबसे जो डाउटफुल मामला होता है वो यहीं पे होता है। ध्वजांक होता है वो भाजक में इकाई की ओर से एक अंक या एक से अधिक अंक लेकर हम बनाते हैं। तो यहाँ पे तो दो ही अंक है, इसलिए ध्वजांक हम क्या लेंगे? इकाई की ओर से एक ही अंक लेंगे, ठीक है। और मैंने बताया था पिछले प्रश्न में, यदि आपकी संख्या 3 अंकों की है तो आप ध्वजांक में इकाई की ओर से एक अंक ही लेना, ताकि प्रश्न की कैलकुलेशन काफ़ी सरल रहेगी, ठीक है। और सभी डाउटें प्रश्नों में दूर हो जाएगी। जिस प्रकार से समस्या आएगी उसका सामना हम करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे इकाई की ओर से एक अंक ले लेते हैं और क्या बना लेते हैं? ध्वजांक बना लेते हैं। ध्वजांक हमारे आ गया भाई 2। ध्वजांक क्या आ गया? 2। और जो शेष बच गया वो क्या है? मुख्यांक। तो मुख्यांक क्या बनेगा फिर? 4। मुख्यांक बन गया 4। इतना कर लिया आपने। उसके बाद में आप यहाँ आ सकते हो प्रथम खंड में। प्रथम खंड में ध्वजांक होता है वो यहाँ लिखा जाता है, ध्वजांक यहाँ लिखा जाएगा, मुख्यांक यहाँ लिखा जाएगा। घात के रूप में लगना चाहिए। मुख्यांक के ऊपर जो ध्वजांक होता है वो घात के रूप में आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? 4 आ जाएगा, ठीक है। इतना कर लिया आपने। अब उसके बाद में तृतीय खंड में आते हैं दोस्तों। तृतीय खंड में क्या लिखते हैं हम? ध्वजांक में जितने अंक हैं, ध्वजांक में जितने अंक हैं उतने ही अंक हम किसके लिखते हैं? भाज्य के, इकाई की ओर से, ठीक है। ध्वजांक में आपके पास एक अंक है तो भाज्य का एक अंक इकाई की ओर से यहाँ पे लिख देंगे तृतीय खंड में, तो वो क्या आएगा? 4 आएगा। इकाई की ओर से क्या है? 4 है। शेष बचे अंक वो इधर लिखेंगे। तो शेष क्या क्या बच रहा है? देखो यहाँ पे 1 2 3, 1 2 और 3, ठीक है। 4 यहाँ पे आ गया, इकाई की ओर से एक अंक लिखना था और शेष अंक यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। इसके बाद में हम क्या करते हैं? मुख्यांक का भाग देते हैं। मुख्यांक का क्या करते हैं? भाग देते हैं। किस में भाग देते हैं? द्वितीय खंड में जो संख्या लिखी हुई है स्टार्टिंग में एक में तो भाग जा नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? ये दोनों अंक ले लेंगे, ठीक है। जो हमारा प्रथम भाज्य है वो क्या बन रहा है? यहाँ पे 12 है। प्रथम भाज्य जो है ना वो क्या बनता है? 12 बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। नंबर 1 लगा लिया मैंने यहाँ पे और मैं लिख रहा हूँ जो प्रथम भाज्य, यानी कि एक में भाग नहीं चाह रहा तो दूसरा अंक सबमिट कर लिया और क्या बन गया? 12 बन गया। 12 में किसका भाग देंगे? मुख्यांक का भाग देंगे। मुख्यांक का मतलब 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा भाई? भागफल क्या आएगा भाई? भागफल कितनी बार जा रहा है? देखो 4 का भाग कितनी बार जा रहा है इसमें? 3 बार जा रहा है। क्या जा रहा है? 4 का भाग कितनी बार जा रहा है भाई? 3 बार। 4 3 12। और शेषफल क्या बच रहा है आपके? शेषफल बच रहा है 0। शेषफल क्या बच रहा है भाई? 0 बच रहा है। दोस्तों समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें नई चीज़ सीखने को मिलेगी। शेषफल आपके क्या आया था? 0। और भागफल क्या आया है? 3। तो मैंने यहाँ पे भागफल की जगह 3 लिख दिया और शेषफल जो 0 आया वो कहाँ रखेंगे? यहाँ 3 से पहले और थोड़ा नीचे रखेंगे, ठीक है। तो नया भाज्य क्या बन गया आपका?
नया भाज्य, नया भाज्य क्या बन गया भाई, नया भाज्य बन गया आपका 0,3। नया भाज्य क्या बन गया, 0,3 बन गया। इसको किस में बदलना पड़ेगा आपको, संशोधित भाज्य में बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा, संशोधित भाज्य में बदलना पड़ेगा। संशोधित भाज्य का सूत्र मैं फिर से लिख रहा हूँ आपको याद करवाने के पर्पज़ से। तो संशोधित भाज्य का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, नया भाज्य माइनस दवजांक गुणा में क्या आता है, भागफल गुणा में क्या आता है, भागफल। तो आप यहाँ पे देखो नया भाज्य क्या है, 3 है। 0,3 को 3 लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं 0,3 को। तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया है। माइनस दवजांक क्या है, दवजांक आप पर्सन में देख लो, आपने क्या लिखा था 2, और भागफल क्या आया है, भागफल आपने ऊपर लिख रखा है 3। ठीक है, सोल्व करोगे 3 माइनस क्या बनेगा, 2 × 3 कितना आ रहा है, 6। तो 3 माइनस 6 क्या आएगा, -3 आएगा। संशोधित भाज्य ऋणात्मक आ गया यहाँ पे, संशोधित भाज्य क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया है। ठीक है, थोड़ी सी लाइट चली गई है, मैं खिड़की खोल देता हूँ। ठीक है, संशोधित भाज्य क्या आ गया हमारा यहाँ पे, 3 आ गया है, -3 आ गया। संशोधित भाज्य क्या आ गया, -3 आ गया। ठीक है, रोशनी की कमी है। संशोधित भाज्य हमारा -3 आया है, यहाँ पे समस्या क्रिएट हो गई है। संशोधित भाज्य कभी भी ऋणात्मक नहीं आना चाहिए। संशोधित भाज्य ऋणात्मक आ गया तो आपने जो ये प्रोसेस की थी ये निरस्त करने योग्य है। संशोधित भाज्य जब ऋणात्मक आ जाता है तो आपने जो ऊपर ये प्रोसेस की है ये किसी काम की नहीं है, इसमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रक्रिया 1 निरस्त करने योग्य है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्रक्रिया 1 निरस्त करने योग्य है, ठीक है। निरस्त करने योग्य का मतलब आप समझ रहे हो बच्चों, यहाँ पे निरस्त करने योग्य का मतलब ये नहीं है कि ये सब कुछ गलत ही हो गया है। आपने भाग कितनी बार दिया था, 3 बार दिया था, शेषफल क्या रख लिया था आपने, 0 रख लिया था। तो हम क्या करेंगे, इस बार भाग 1 कम कर देंगे, यानी कि भाग को 2 ही बार देंगे। 12 में पहले 4 का भाग 3 बार दे रहे थे, अब भाग की प्रोसेस को कम कर लेंगे। हम कितनी बार देंगे, केवल 2 बार ही देंगे। तो इस केस में जो दूसरी प्रक्रिया बनेगी 12 भाग 4। तो यहाँ पे भागफल जो आपने ऊपर लिखा था वो 3 लिखा था, अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ। तो यदि 4 का भाग आप 12 में दे रहे हो 2 बार, 4 का भाग आप 12 में 2 बार दे रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 आएगा। 8 आएगा तो अब शेषफल कितना बच जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, शेषफल 4 बच जाएगा। शेषफल क्या बचेगा भाई, 4 बचेगा ना। शेषफल क्या बचेगा, 4 बचेगा। यानी कि आपको ऊपर वाली जो प्रोसेस थी उसमें भागफल 1 कम कर लेना है तो शेषफल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे भागफल 2 लिखा, शेषफल क्या आ गया, 4 आ गया है। अब ये प्रक्रिया 1 जो आपने की थी, भागफल 3 शेषफल 0, ये तो निरस्त करने योग्य हो गई। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको निरस्त कर देंगे, ऐसे इनको काट देंगे। पहले वाली जो प्रोसेस थी उनको काट देंगे और यहाँ पे नया जो भागफल आया है उसको लिख देंगे। नया भागफल क्या आया है, 2 आया है, और नया शेषफल क्या आया है, 4 आया है। तो 4 को यहाँ लिख देंगे 0 के पास में। ठीक है, 4 को 0 के पास में ही लिखेंगे। तो अब नया भाज्य क्या बन गया, आप देख रहे हो नया भाज्य क्या बन गया, नया भाज्य क्या बन गया भाई, 43 बन गया ना, 4 और ये वाला 3, तो नया भाज्य क्या बन गया, 43 बन गया। ठीक है, 43 नया भाज्य बन गया। अब संशोधित भाज्य क्या आएगा, संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य क्या आएगा आपका, देखो ये सूत्र लिखा हुआ है नया भाज्य यानी कि 43, नया भाज्य क्या है 43 माइनस क्या होता है, माइनस में सूत्र में लिखा हुआ दवजांक, और दवजांक क्या था 2 था, और गुणा में क्या आएगा भागफल। भागफल कितने बार दे रहे हो, इस बार आप 2 बार दे रहे हो। तो 43 माइनस क्या हो गया 4 हो गया, 2 × 2 क्या होगा 4 होगा। ठीक है ना, 43 माइनस 4 कितना होता है 39, 39 इतना आ गया। अब देखो यहाँ पे संशोधित जो भाज्य था हमारा वो धनात्मक आ गया, ऋणात्मक नहीं है। संशोधित भाज्य क्या आ गया, अब धनात्मक आ गया है दोस्तों, संशोधित भाज्य धनात्मक आ गया। अगली प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। अब इस बार अगली प्रोसेस क्या होगी, संशोधित भाज्य आते ही हम फिर से क्या करते हैं, उसमें मुख्यांक का भाग देते हैं। तो 39 में फिर से किसका भाग देना है आपको, मुख्यांक का भाग देना है, और मुख्यांक क्या है आपका
4 है, 4 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा भाई? भागफल क्या आएगा बताओ? भागफल क्या आएगा? 39 में 4 का भाग दे रहे हो तो कितनी बार जा रहा है? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिका 24, 4 सत्ता 28, 4 आठ 32, 4 9 36, 9 बार जा रहा है। शेषफल क्या आएगा भाई? 36 आया ना 9 बार भाग देने पर, तो शेषफल क्या बचेगा? 3। शेषफल क्या बच गया? 3। इतना आपने कर लिया है दोस्तों। अब देखो जो भागफल आता है उसको हम क्या लिखते हैं? द्वितीय खंड में लिख देते हैं, और शेषफल आता है उसको अगले अंक से थोड़ा सा पहले और नीचे लिखते हैं। अगले अंक से थोड़ा सा पहले और नीचे लिखते हैं। तो शेषफल 3 आया है, हम यहाँ तक तो पहुँच गए थे। अगला अंक क्या है? 4 है, तो इसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पे लिख देंगे। तो लास्ट अंक तक हम पहुँच चुके हैं। लास्ट अंक हमारा 4 था और हम इसके नज़दीक पहुँच चुके हैं, यानी कि प्रोसेस लगभग पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पे जो नया भाज्य बन रहा है वो क्या है? 34 है। नया भाज्य है वो क्या है? 34 है। ठीक है, नया भाज्य क्या आ गया आपका? 34 आ गया ना, 34। ठीक है, अब जो नया भाज्य आ गया 34, उससे जो संशोधित भाज्य बनेगा वही क्या होगा आपका? यहाँ पे आ जाएगा, वो शेषफल होगा। ठीक है, लास्ट अंक तक पहुँचने के बाद में नए भाज्य की सहायता से हम संशोधित भाज्य निकालते हैं, वही आपका क्या होता है? शेषफल होता है। तो यहाँ पे शेषफल क्या होगा भाई? शेषफल। ठीक है, शेषफल क्या होगा? आप लिखो, शेषफल किसके बराबर होगा? संशोधित भाज्य के बराबर होगा। तो यहाँ पे नया भाज्य क्या है? 34 है। इसमें मान रखेंगे ना, संशोधित भाज्य किसके बराबर होगा? शेषफल के बराबर होगा। कब? जब हम लास्ट अंक तक पहुँच जाते हैं और यहाँ पे जो नया भाज्य बनता है उसके बाद में जो संशोधित भाज्य निकालेंगे, ठीक है, वो संशोधित भाज्य यहाँ लिख देंगे, वही आपका क्या है? शेषफल है। तो संशोधित भाज्य देखो क्या आ रहा है? नया भाज्य, इसमें मान रख रहा हूँ, नया भाज्य मैंने रख दिया 34 माइनस दवजांक कितना है? 2 है। और भागफल कितनी बार जा रहा था भाई? भागफल 9 बार जा रहा था। देखो यहाँ पे आपने लिख रखा है 9, तो 9 बार खिंदाओ। तो 34 माइनस क्या बन गया? 18। 34 माइनस 18 बन रहा है। 34 में से 18 जाता है तब क्या होता है भाई? देखो यहाँ पे एक हाथ लेगा 14, 14 में से 8 गया तो 6, और यहाँ पे 2, 2 में से 1 गया तो 1, यानी क्या आ गया? 16। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 16। यहाँ पे क्या लिखोगे? 16। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या है? नया भाज्य क्या है? 34 है, फिर माइनस दवजांक आता है, संशोधित भाज्य निकालते हैं, दवजांक आता है तो 2 रख दिया। ठीक है, और फिर क्या है? भागफल क्या आया? 9 आया, 9 रख दिया, और यहाँ पे क्या आएगा? 16 आएगा। सॉरी, क्या आएगा? 16। समझ रहे हो ना? ये कैलकुलेशन ही तो मैंने यहाँ की है, ये वाली कैलकुलेशन ही तो यहाँ पे की है। आप समझ रहे हो इस बात को कि लास्ट अंक तक पहुँचने के बाद में जो संशोधित भाज्य होता है वो यहाँ लिख देते हैं हम। लास्ट अंक तक पहुँचने के बाद में, तृतीय खंड के लास्ट अंक तक पहुँचने के बाद में जो संशोधित भाज्य आता है उसको तृतीय खंड में नीचे लिख देते हैं, वही क्या आता है? आपका शेषफल होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। आपको द्वितीय खंड में क्या मिल रहा है? 29 मिल रहा है। द्वितीय खंड में क्या मिल रहा है? 29। और तृतीय खंड में क्या मिल रहा है? 16। आप देख रहे हो 16 तो इससे छोटा ही है, 42 से, भाजक से छोटा है, यानी कि समस्या का समाधान हो गया। यदि ये बड़ा होता तो कल वाले वीडियो में जो आपने प्रोसेस देखी थी वही करना पड़ता है। यहाँ पे भाजक को घटाते और इधर एक जोड़ देते। तो हमारा फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फाइनल उत्तर क्या है आपका? भागफल आ गया आपका 29। ठीक है, और शेषफल क्या आ गया आपका? शेषफल 16। ये आपको विधि समझ में आई होगी, और यदि नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं अगले वीडियो में 1% और लूँ। यह आपका कौन सा क्वेश्चन है? बुक का 13वां क्वेश्चन है। ये बुक का आपका 13वां क्वेश्चन है दोस्तों। अब 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, 14वां और 15वां। उसके बाद में लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वैदिक गणित का। एक वीडियो में इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। लगातार वीडियो पे बने रहें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और पास वाले घंटे के चिन्ह को ज़रूर दबाना, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए विदा।